Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Janal Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हमने डिस्कस करा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट को, और उसमें हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का डिस्कशन करा था। अब उन सब के बाद हम इन सारी प्रोसेसेस के एक रेगुलेशन की बात करेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन द सेंस ब्रीदिंग वाला सिस्टम जो भी है, इसका रेगुलेशन क्या रहता है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इनका डिस्कशन हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सो थीम ऑफ आवर सेशन इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज द डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये दो चीजें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो एनसीईआरटी में जैसा कि डिस्क्राइब्ड है उसी सीरीज में हम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा है हमने, हमारा गिवन है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन फर्स्ट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है इसका डिस्कशन करते हैं। तो है ह्यूमन बीइंग्स हैव a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to शूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि जैसे कि बॉडी टिश्यूज जो हैं उनको अलग अलग तरीके पर, अलग अलग टाइमिंग पर, अलग अलग अमाउंट ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। अलग अलग इन द सेंस, यानी कि कभी जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मोड है, जैसे कि रेस्टिंग स्टेज है ह्यूमन बॉडी की, वहां पर हमें नॉर्मल अमाउंट ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड रहती है और नॉर्मल अमाउंट ही कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस होती है। लेकिन हम एक्सरसाइज वाली कंडीशन की बात करें तो वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रहती है। ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फूड का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस, यानी कि पहली कंडीशन है नॉर्मल और दूसरी कंडीशन है एक्सरसाइज वाली। ठीक है, इन कंडीशंस में बॉडी की मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, और कौन सी मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स में एक एबिलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इस कंडीशन को, यानी कि नॉर्मल वाली कंडीशन और एक्सरसाइज वाली कंडीशन के बीच में एक रिदम सेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, और ये सारी की सारी जो रेगुलेशन या फिर सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द रिदम जो होती हैं, वो हमारे न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या करी जाती है, मेंटेन करी जाती है। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। और ये रेगुलेशन जो होता है वो हमारे ब्रेन के थ्रू होता है, बिकॉज न्यूरल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड CNS। ठीक है, CNS और ब्रेन से कंस्टिट्यूट होकर हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है उसका एक मेडुला नाम का रीजन होता है, वहां पर एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, जो कि इस रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन या फिर दैट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेनेंस के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अनदर सेंटर, एक दूसरा सेंटर भी प्रेजेंट होता है इन द पोन्स रीजन, जैसे कि मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, वैसे ही पोन्स वाले रीजन में भी ब्रेन का एक न्यूमोटैक्सिक नाम का सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सेंटर जो होता है कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उसके फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, हमारी बॉडी में दो सिस्टम प्रेजेंट है। अगर रेगुलेटरी सिस्टम की बात करूं, रेगुलेटरी सिस्टम्स की बात करूं मैं, और ये किसके लिए है, फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए दो रेगुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में। ठीक है, दो रेगुलेटरी, एक है मेडुला वाले पार्ट में, ठीक है, एक है पोन्स वाले पार्ट में। तो मेडुला वाले पार्ट में कौन है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और जो पोन्स वाला पार्ट है, यहां पर है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो सेंटर है ये क्या करता है,
ये उस रिदम को मेंटेन करता है। देखो लिखा भी है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो उस रिदम को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये इस रिदम वाले सेगमेंट को या रिदम सेंटर को क्या कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है, इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मैं अगर बात करूं, हमारा रिदम सेंटर या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसी कारण से या किसी भी वजह से एक बार के लिए मान लो काम करना बंद कर दे, तो इसको मॉडरेट करने का काम कौन कर सकता है, हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर कर सकता है। लेकिन अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर अफेक्ट हो जाए तो इसको मॉडरेट करने वाला कोई दूसरा सेंटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा है न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इससे आने वाले सिग्नल जो हैं वो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और इस टाइप से हम रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट को क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है, रिदम सेंटर के पास ही प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयंस के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। और इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस मींस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़े, और अगर H+ आयंस की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ती है तो ये वाला सेंटर जो होता है हमारा कीमोसेंसिटिव सेंटर या एरिया जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, जो कि रिदम सेंटर को सिंपली मतलब मैं बता देता हूं आपको, जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये किसको एक्टिवेट करता है, कीमोसेंसिटिव वाला कीमोसेंसिटिव करता है हमारे न्यूमोटैक्सिक को, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक को करता है, न्यूमोटैक्सिक फिर इन्फ्लुएंस करता है किसको, रिदम सेंटर को, ठीक है, इस टाइप से क्या कर देता है रिदम सेंटर को, और ये सिग्नल रिदम सेंटर को एक्टिवेट कर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। तो होता क्या है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई और H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो क्या होना है, अब हमारी बॉडी को करना क्या पड़ेगा कि इन सबको रिमूव करना चाहिए, ठीक है, और इन सबको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, कीमोसेंसिटिव एरिया इसे सेंस करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को भेजेगा, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो क्या करता है, फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और ये एडजस्टमेंट करते हैं इन सबको एलिमिनेट करके। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द आर्टिक आर्क, ठीक है, एंड कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कंसेंट्रेशन, यानी कि कीमोसेंसिटिव एरिया के अलावा भी कुछ एक एरिया हैं जैसे कि रिसेप्टर्स होते हैं, आर्टिक आर्क में प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, ये H+ आयंस की कंसेंट्रेशन और CO2 की कंसेंट्रेशन में चेंज को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी कि देखो हमने जहां भी देखा वहां पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन का डिस्कशन करा और H+ आयंस की कंसेंट्रेशन का डिस्कशन करा, O2 की कंसेंट्रेशन का कोई डिस्कशन हमने नहीं करा। तो हमें पता चलता है कि रेगुलेशन का जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का जो सेंटर है वहां पर ऑक्सीजन का जो रोल होता है वो इनसिग्निफिकेंट हमें पता चलता है, ठीक है, यानी कि इसका कोई स्पेशल रोल नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला डिसऑर्डर आता है हमारा एस्मा, या फिर इसे अपन अस्थमा भी बोल देते हैं, ठीक है। इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग विजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि एस्मा की जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी फील होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और नीजिंग होती है। और ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और ये होती है एक एलर्जिक कंडीशन इसे बोल सकते हैं, बिकॉज इनमें इन्फ्लेमेशन का रीजन क्या होता है, एलर्जिक रेस्पॉन्सेज, ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स किसी एलर्जन के लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स शो करते हैं, और इन इम्यून रेस्पॉन्स के शो करने की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है, और जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी फील होती है। सेकंड है हमारा एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलर वॉल्स की बात करूं मैं, अगर ये वाली वॉल्स हैं तो ये वाली वॉल्स क्या हो जाती है, डैमेज होने लगती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, यानी कि ये वाली सरफेस डिक्रीज हो गई बिकॉज यहाँ की वॉल डैमेज हो गई, तो यहाँ जो सरफेस एरिया बनता है वो हो गया खत्म। इस रेस्पिरेटरी सरफेस के कम हो जाने से क्या होता है,
एम्फाइसेमा जनरेट होती है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। अपन बोल सकते हैं कि स्मोकिंग इस एम्फाइसेमा का एक मेजर कोज है, ठीक है, इसकी वजह से एम्फाइसेमा होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है कुछ एक लेबर जो होती है एक ऐसी जगह काम करती है जहां पर, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में काम करती है, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन, ब्रेकिंग, ठीक है, जैसे कि पत्थर तोड़ने की फैक्ट्रीज है या माइंस है, वहां पर काम करती है, कोल माइंस है। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कॉप विद द सिचुएशन। और इतनी ज्यादा अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स या डस्ट का प्रोडक्शन होता है कि हमारी जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है उन सबको ट्रैप नहीं कर पाती है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, proliferation in the fibrous tissue of the lungs and thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective mask. सिंपल सा मतलब है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि ORDs जो हैं वो उन कंडीशन में होती हैं जहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब उन डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल कर लिया जाएगा थ्रू द एयर, ठीक है। इस इनहेलेशन की वजह से क्या होता है कि बार बार में इनका एक्सपोजर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। अगर ऐसा होगा तो वहां पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और फाइब्रोसिस भी हो सकता है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है लंग्स के फाइब्रस टिश्यू में प्रोलिफरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से टिश्यू जो है वहां पर स्टिफ या फिर टफ हो जाते हैं। तो इलास्टिसिटी जो लंग्स की है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डेफिशिएंसी होने लगती है या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फील होती है, ठीक है। तो इससे सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है। और इससे बचने का सबसे एक छोटा सा माइनर सा तरीका है कि जहां पर वर्कर्स जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पर एक प्रोटेक्टिव मास्क को पहन कर रखें, जिससे कि कम डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल करेंगे तो कम एक्सपोजर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस नहीं होगा या फिर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जनरल सा डिस्कशन हो गया रेस्पिरेशन के रेगुलेशन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का, जिसमें एज्मा, एम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस करा। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे द समरी सेगमेंट ऑफ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज सेगमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।